दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। दोस्तों आज एक बार फिर हम लोग फील्ड में आए हुए हैं और आज फिर एक बार हम लोग बात करेंगे खेती और किसानी की। आज हम लोग सल्टुआ विकासखंड के मनवा गांव में आए हुए हैं और इस एपिसोड में जिस मेहमान से हम लोग मुलाकात कराएंगे वो पहले सेना में थे और सेना से सेवा समाप्त होने के बाद उन्होंने अपना हाथ जो है वो खेती किसानी में आजमाया और बहुत बढ़िया खेती किसानी भी कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अमित विक्रम त्रिपाठी जी का अपने चैनल पे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी नमस्कार। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि खेती किसानी से पहले जैसे आपके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा पता चला कि आप फौज में रहे हैं, तो फौज में जाने का जो एक प्रेरणा जो थी वो कहाँ से आपको मिली और आपका जो सेवा काल था वो कैसा रहा? फौज में जाने का जहाँ तक मेरा प्रेरणा का जो मेन वो था वो एक अपनी जिज्ञासा थी कि हम कुछ करें और जो जिज्ञासा जगी जो सीखा हमने वो परमवीर चक्र जो सीरियल आता था दूरदर्शन पे पहले, तो उसको देख करके हमने सोचा कि उसी समय मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सेना में ही जाना है और इसकी में रह करके जो भी करना है उसकी तैयारी हमने उसी हिसाब से अकॉर्डिंग पता करके शुरू की जी। और अंत में काफ़ी प्रयास करने के बाद जो है उसमें सफलता भी मिली। बहुत मेहनत किया हमने। सवेरे 4 बजे उठना, दौड़ने जाना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना या खेल जो भी जितनी उससे रिलेटेड वर्कआउट थे वो सारे हमने कवर करने शुरू किए और अंततः उसमें दिसंबर 2002 में सफलता मुझे प्राप्त हुई और वहाँ से बहुत ज़्यादा तो सेना के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और मुझको भी नहीं थी क्योंकि हमारे गांव के आसपास भी कोई सेना में नहीं था। सेना में गए, वहाँ हमको जो है कोर्पस ऑफ इंजीनियर बीजी सेंटर रुड़की वहाँ भेजा गया जो है ट्रेनिंग के लिए। वहाँ हमारी ट्रेनिंग पूरी भी नहीं हुई थी, सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद फील्ड इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करने के बाद जो है ओपी पराक्रम में हम लोगों को भेजा गया। अच्छा। वहाँ से आए, फिर जो है बाकी जो क्लासेज हमारी बची थी वहाँ से वापस आने के बाद में सारी जो कंपल्सरी कोर्स क्लासेज होते हैं वो हमने किया। अच्छा जी। तो उसके बाद जब आप रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद घर आते हैं, तो ये जो एक नारा है जय जवान और जय किसान का, है ना, तो इसको आप पूरी तरीके से फुलफिल भी कर पा रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कृषि में रुझान कहाँ से आ गया अचानक से कि नहीं हमें खेती अब करनी है? देखिए, खेती में जो एक बेसिक चीज़ होती है लोगों के पास में वो है ज़मीन जी। और जब हम अगल बगल देखे सब में कर रहे हैं, फादर हैं, चाचा जी थे, सब लोग खेती कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा ये था कि हमेशा यही रोना मिलता था कि खेती करने में कोई फ़ायदा नहीं है, घाटे का सौदा है। और उसमें जब हमने ये देखना शुरू किया कि जो बेसिक चीज़ है ज़मीन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में, वो हमारे पास में ठीक ठाक काम करने लायक पर्याप्त उपलब्ध है। तो मेरा रुझान कहीं ना कहीं बना। तो ऐसे मैं यूट्यूब पे एक दिन देख रहा था तो संजोग से मुझे केले की खेती के बारे में जानकारी कहीं से सुनाई दी जी। तो हमको इसकी जानकारी मिली। तो संजोग से यूट्यूब पे जब हमने देखा तो राम शरण वर्मा बाराबंकी से जो हैं वो केले के खेती में काफ़ी महारत हासिल, लंबी खेती करते हैं, महारत हासिल है। तो मैं अगले दिन कुछ सोचा न समझा, किसी को कुछ बताया नहीं, अपनी गाड़ी उठाया और सीधे मार्च कर गया बाराबंकी। अच्छा। और वहाँ गया तो हालात थोड़ा वो दूसरे टाइप के आदमी हो, किसी से मिलते भी नहीं है जल्दी। तो मैं वहाँ गया तो अपना परिचय वगैरह दिया, तो एक आदमी जो निकला वहाँ से वो उनको जाके बताया, बाय रिस्पेक्ट वो जो है जाने कि एक सर्विसमैन कोई आया है, वो लेके गए, पूरी जानकारी दिए और वहीं से फिर हमने जो है मेरा जो है इसको चेंज हुआ। फिर मैंने कहा कि अब जो है बनाना फार्मिंग में ये हाथ आजमाएंगे। उसके बाद जो है फिर हमने सब्जी खेती शुरू की। लॉकडाउन लगा, काफ़ी समस्याएं, नुकसान भी हुआ, लेकिन बनाना फार्मिंग में क्या है कि वो जो रिकवरी थी वो रिकवरी हो गई। अच्छा। वो उसमें घाटा नहीं हुआ, कुछ प्रॉफिट ही देके गया। और जब हम कंपैरिजन करने लगे पूरा फुल सीजन का, रबी और खरीफ मिला करके, तो उससे बहुत कुछ बेहतर जो है केले में हमको मिला थोड़ा सा इसमें। लेकिन उसके बाद जो है जब देखे थोड़ी मोड़ी समस्याएं भी आई, चूँकि लोगों को जानकारी नहीं था कैसे किया जाए, कैसे शुरुआत थी। लेकिन अब जब
पहले हर चीज़ पूछना पड़ता था, अब क्या करें, अब क्या डालें, तो समय से कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी, या मतलब कोई नहीं फ़ोन नहीं उठाता था, या ABCD। तो फिर हमने क्या किया उसमें कि जो है अब इस प्रकार की, चूँकि 1 2 साल 3 साल हमको हो गए करते हुए, इसलिए इस प्रकार के अनुभव हो गया, तो कोई समस्या नहीं है। अब तो सारा पता है कि हम खुद बताते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारा रुझान था वो एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ा। और ये बाकी अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारा काम है। अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, केले की बागवानी यहाँ पे दिख रही है। तो अभी वर्तमान में कितना लगभग खेती आप केले की कर रहे हैं? अभी हमारा जो इस एरिया में जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ 1 हेक्टेयर प्लस है हमारा। अच्छा। बाकी और जगह पे भी 1 हेक्टेयर है, मतलब लगभग हम जो है, और इसको बड़े पैमाने पर करने के लिए हम जमीन भी खोज रहे हैं कि अगर लोकल में या हमारा जैसे भानपुर में जमीन है वहाँ पे लगभग 40-50 बीघा, तो इस बार वहाँ पे जो है लगभग 4 हेक्टेयर और बढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा सा आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि अगर कोई किसान भाई केले की खेती करना चाहते हैं तो जो इनिशियल प्रोसेस होता है वो क्या होगा इसके लिए? इनिशियल प्रोसेस जो है, इसका सबसे बड़ा प्रोसेस ये है कि ज़मीन एक तो बिल्कुल लेवल होना चाहिए। अच्छा। अगर दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास में कंपोस्ट देसी खाद की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हो। अगर खेती किसानी में कर रहे हैं तो जो गांव में चीज है खेती से रिलेटेड हो, सारी चीज आपके पास में होनी चाहिए। तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। गुड़ाई करने के लिए मशीन होना चाहिए, नहीं छोटा ट्रैक्टर होना चाहिए। अदरवाइज आपकी मतलब जब घास फसवा इतनी हो जाएगी कि आप उसमें फिर आप बंदा क्या होता है होपलेस हो जाएगा। फिर उसके लिए प्रॉब्लम आएगा, बोलेगा कि अब नहीं मतलब इसको मतलब नहीं हो पाएगा ये। अच्छा, दूसरी चीज ऊंची जमीन होनी चाहिए, पानी ना लगे। पानी होने पे समस्या आ जाती है। पानी में क्या है कि पौधा मतलब सड़ने लगता है, गल जाता है। तो ऐसे जमीन से थोड़ा सा मतलब हट करके या थोड़ी ऊंची जमीन हो वो बहुत सुटेबल होती है इसके लिए। आपने जो ये बागवानी लगाई है कौन सी प्रजाति है ये जिसकी रुपाई यहाँ पे हुई है? इसमें जो हमने प्रजाति की है, जो सबसे हाईटेक प्रजाति आज भी मानी जाती है वो G9 है। G9 जो है ब्रांड ही हम यूज करते हैं, वही लगा रहे हैं। तो इसका अगर कीट प्रबंधन की हम बात करें तो कीट प्रबंधन के लिए आप क्या उपाय करते हैं? कीट प्रबंधन के लिए तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो केले के मतलब फील्ड है उसके चारों तरफ और यहाँ तक कि उसके खेत में भी पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई एट ए टाइम होनी चाहिए। अच्छा। और अगर पर्याप्त साफ सफाई हो तो इसमें किसी प्रकार के कीट लगने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी अगर लगता है तो छोटा मोटा पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल हो जाता है। सबसे बड़ी बात आती है कि मान लीजिए आदमी बागवानी खेत शुरू कर दिया, रुपाई हो गई, फल आ गया, अब मार्केट की बात आती है कि हमारे पास एक मार्केट भी होना चाहिए। किसान के पास जो सबसे बड़ी समस्या वो यही है कि वो फसल तो तैयार कर लेता है, उगा लेता है, लेकिन उसको वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है मार्केट ना होने की वजह से। तो आप अपना मार्केट कैसे तलाशते हैं? मार्केट देखिए, एक सिंपल सी बात है जो हमारा सोचना है कि अगर आप एक ही टाइम पे जैसे सभी लोग कर लेते हैं तो क्या उस समय जब मार्केट में ज़्यादा उपलब्धता हो जाती है किसी चीज़ की तो मतलब डिमांड ऑलरेडी कम होगी तो रेट डाउन हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा सा ऑफ साइड में जो है करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि, और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। इस पे भी हम फोकस कर रहे हैं कि जब भी, और मान लीजिए जैसे आपका केला जो तैयार होना चाहिए, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है पिछले 3 साल का, वो मई जून से लेकर के अप्रैल मई जून का जो टर्नओवर है 3 महीने का क्वार्टरली है, इस टाइम जो है केले का रेट बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। उस समय अगर केला आप तैयार कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप अगर जुलाई तक, जून जुलाई तक भी अगर तैयार कर ले जाते हैं बहुत अच्छा है। या बीच में फिर आप नवरात्र का टाइम आता है सितंबर लास्ट तक, उस समय भी रेट मतलब इक्वल अभी चल रहा है। अब शीत ऋतु में थोड़ा सा रेट का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उस समय थोड़ी दिक्कत आती है। और बाकी तो मतलब और मार्केटिंग में कोई बहुत ज़्यादा समस्या इसमें अभी नहीं आ रही है। बहरहाल अगर है कि ओवरऑल अगर औरों से कंपेरिजन करते हैं तो ठीक ठाक मिल जाता है जी। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, तो जैसे केले की बागवानी है, इसके साथ कोई सह फसल भी हम इसमें उगा सकते हैं क्या? उगा सकते हैं, पर उसमें लेबर चार्ज बहुत पड़ता है आपका, और कहीं ना कहीं केयर मेंटेनेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बनाना की। तो जिसमें उसमें क्या होता है कि रोग ग्रसित होने का चांस मतलब पौधों पे भी प्रभाव पड़ता है थोड़ा सा, जो मेरा मानना है, क्योंकि हमने ट्राई किया था तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उतना लेबर या उस हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसके अलावा, केले के अलावा भी आप कोई खेती किसानी कर रहे हैं? जी हाँ, इसके सिवा हम जो है काला नमक चावल जो है फार्मिंग करते हैं। अच्छा। ब्रॉड लेवल पे करते हैं, क्योंकि नीची ज़मीन है हमारे यहाँ काफ़ी, तो पानी की समस्या नहीं रहती है, तो उसमें हम लोग जो और पूरे तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस कर रहे हैं। जहाँ तक वो हम ये कोशिश करते हैं किसी भी फसल में कि ऑर्गेनिक विधि से ही हम उसको जो है प्रोसीड करें, और उसमें जैसे चाहे गेहूं हो और जो भी प्रजाति हम यूज करते हैं, मतलब भारत सरकार द्वारा जो मतलब अच्छी वैरायटी है वही यूज करते हैं सीड। तमाम तरह की सरकार परियोजनाएं चलाती है सब्सिडी की, तो आप क्या विभाग से कोई सब्सिडी वगैरह लेते हैं या अभी नहीं ले रहे हैं? नहीं, सबसे जो उद्यान विभाग से है, खास करके जो बनाना के लिए है, वो सब्सिडी हमको मिल जाती है, वो हम लेते हैं। उसका क्या प्रोसेस हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताएं। उसमें प्रोसेस सीधा सा है, आप जो मतलब अगर फार्मिंग करना चाहते हैं हार्टिकल्चर में, तो आप यहाँ हार्टिकल्चरल इंस्पेक्टर वगैरह हैं, आपका जो ऑफिस में हर जिले में होती है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अपना जो है आपके एरिया का जो बाकायदे जो है मार्केट इंस्पेक्टर डिटेल होता है, उससे संपर्क करेंगे, वो पूरा कंसल्ट आपको बताएगा, समझाएगा, पूरा प्रोसेस उसका बताएगा, और हर चीज की जो यथासंभव जो व्यवस्था है वो करवाते हैं जी। सर, आखिरी में एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आया है कि खेती किसानी में शिक्षा का क्या महत्व है, और साथ ही साथ हम दर्शकों को थोड़ा सा आपके बारे में ये भी बताना चाहेंगे कि आपने शिक्षा कहाँ तक ली है? शिक्षा सर, जो हमने बेसिकली इंटर जो है हमने हाई स्कूल जो है अपना आदर्श इंटर कॉलेज सल्टोबा से किया। इसके उपरांत जो है हम साकेत महाविद्यालय अयोध्या फैजाबाद से वहाँ अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, और वहाँ करते करते ही जो है हम सेना में भर्ती हो गए। वहाँ से बाकी जो है सारी हमारा जो है ग्रेजुएशन या बाकी और जो है डिग्री है हमारी, वो वहीं से सेना से ही पूरी की गई है। तो दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि शिक्षा का जो है वो कृषि में क्या महत्व है? शिक्षा का सर बहुत महत्व है। शिक्षा तो हर जगह काम आती है, कहीं भी लाइफ में शिक्षा और एक्सपीरियंस दो चीज़ ऐसी है कि आप कहीं भी लाइफ में चलेंगे तो वो आपको हर जगह सहायता ही करेगी। शिक्षा में क्या है कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से तमाम टेक्निकल चीज़ समझ सकते हैं। किसी चीज़ को समझने में आपको इजी हो जाएगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम चीज़ इंग्लिश में राइट होती है हर चीज़ की, तो उसको पढ़ करके आप जो है बाकायदा उसको अपना जो है समझ सकते हैं। तो इसलिए आज के ज़माने में खेती भी अगर आपको कमर्शियल फार्मिंग करना है तो उसमें एजुकेशन का बहुत महत्व है। सर, एक सवाल ये भी है मेरा कि आज के समय में जो युवा वर्ग है वो खेती किसानी की तरफ नहीं जाना चाहता, वो नहीं चाहता कि उसके पैर में मिट्टी लगे, और उसके गार्जियंस भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं, तुम्हें खेती किसानी नहीं करनी है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या जो कुछ भी है, लेकिन वो खेती किसानी की तरफ नहीं मोड़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में, अगर कोविड के टाइम में किसान ना होते, ये फसलें ना होती, तो आदमी क्या खाता पीता और कैसे वो उसकी ज़िंदगी बसती। तो कितना कुछ आप देखते हैं आज के परिवेश में कितना बदलाव आया है इस समय? देखिए सर, परिवेश में बदलाव आया है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं अगर देखा जाए, जो मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि अगर जो ये स्थिति आ रही है, कहीं ना कहीं इसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं और गार्जियन भी जिम्मेदार हैं उसके लिए, क्योंकि ये लोग, अच्छा दूसरी चीज़ जो अनुभव है उनका अब से लेकर के अब से पहले फार्मिंग सेक्टर में वो बहुत ख़राब है, क्योंकि उनको बदहाल किसान ही दिखता है और उनका एक्सपीरियंस ठीक नहीं, क्योंकि जितना लेबर है उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। ये सही है, आज भी अगर इस सेक्टर में देखा जाए, कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा मिस्टेक आपने कर दिया तो फायदे के बजाय लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज़ से डर करके क्या है कि रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, थोड़ा तो नो रिस्क नो गेन वाली सिस्टम यहाँ पे भी लागू होता है, और इसीलिए हमको ये लगता है कि थोड़ा सा मतलब जो यूथ है इससे मतलब सब कुछ होते हुए भी हटना चाहता है, क्योंकि मार्केट रेट जो है जितना हमारी लागत आती है अन्य मतलब रबी की फसल में या खरीफ की फसल में, वो चीज़ उतना लागू नहीं हो पाता। सरकार चाहती तो है लागू हो जाए, पर उसका फ़ायदा किसानों को ना मिल करके बिचौलियों को मिलता है, जिसके वजह से ये समस्या और गंभीर हो जाती है। और इसीलिए यही मुख्य कारण है कि जो मेहनत के हिसाब से जितनी प्रॉफिट मिलनी चाहिए वो ना मिलने के कारण लोग इस खेती किसानी से अपना पैर पीछे खींचना चाहते हैं जी। और आखिरी में चलते चलते एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि आप जैसे सेना से जुड़े रहे हैं और एक लंबा अनुभव है सेना का आपके पास, तो आज का जो युवा वर्ग है अगर वो सेना में जाना चाहता है तो उसको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे अपना जो उसका दैनिक दिनचर्या जो है वो कैसे उसको रूटीन फॉलो करना चाहिए?
जी, ये तो आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। चलिए ठीक है, अपना अनुभव हम आप लोगों के माध्यम से बच्चों के पास में पहुंचाना चाहते हैं जी। और कभी कभार सड़क पे निकलते हैं तो हम बताते भी बच्चों को क्या क्या करना चाहिए आपको। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि भाई आलस तो पहले विद्यार्थी जीवन में त्यागना है जी। वो छोड़ दीजिए। सवेरे उठ जाइए, खाइए पीजिए से पहले थोड़ा सा आप जाइए, दौड़ लीजिए 2-3 किलोमीटर, अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, एथलेटिक्स बनिए, थोड़ा शरीर को फिट कीजिए, फिजिकल कंडीशन अपना अच्छी बनाइए। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है पता चल जाता है, वो करते रहिए, पता कीजिए। मान लीजिए जैसे रनिंग हो गया, उसके बाद स्विमिंग हो गया, आपका जो है फिर पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, स्टेमिना डेवलप करनी है। बिल्कुल सही कहा आपने, स्टेमिना डेवलप करना है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा मतलब रिटर्न पे भी ध्यान देना है। और क्योंकि कंपटीशन इतना है, नौकरी कम है हर जगह। मान लीजिए अब सेना में ऐसा नहीं है कि कोई जाना नहीं चाहता है। मान लीजिए 10-20 लोगों की भर्ती होती है और 1-1 लाख 1.5 लाख हमने देखा है लोग जाते हैं। तो चुनाव तो उसमें चुनना है मतलब एक ही 10-12 लोगों को। तो ये श्योर है कि भाई अगर 1 लाख लोग जा रहे हैं तो उसमें अगर 1000 भर्ती है तो बाकी लोगों 1000 लड़के जो सबसे अच्छे होंगे वही कम्पिटिट करके आगे जाएंगे, जो बेस्ट होंगे। तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत। और उसका कोई सलूशन नहीं है, सिर्फ मेहनत ही उसका एक सलूशन है। एकमात्र रास्ता सिर्फ मेहनत है, कठिन परिश्रम है। और उससे सबसे बड़ी चीज़ है दृढ़ इच्छा शक्ति कि हमको ये करना है। और वो डिसीजन आपको कब करना है, जब आप 5, 6, 7 क्लास में जाते हैं तभी कर लेना कि मुझे यही करना है। इस टाइम में अगर आपने बच्चों ने गार्जियन ने अपने बच्चों को ये समझा दिया कि बेटा आपको अपनी एबिलिटी के अनुसार ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए इस फोकस ये है, ये मेहनत करना है, ये चीज़ करना है, ये प्रिपरेशन करना है, तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, सफलता अवश्य मिलेगी। मतलब आपके व्यू में चाहे खेती किसानी की बात करें या फौज की बात करें, दोनों जगह हमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कि हम देख पा रहे हैं ये केले की घौद या घार या लूम है, इसको लूम भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसकी लंबाई हमें कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। तो सर से हम जानेंगे कि क्या ऐसा तरीका था कि इतनी फलत इसमें आई है और इतनी लंबाई इसकी इतनी बढ़ गई? जी, इसका सीधा सा है कि जो हम लोग अपना खास करके जो गोबर की खाद है जी, इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है जी। और जो गोबर के खाद के साथ में मान लीजिए जैसे जो DAP होगा, जो पेस्टिसाइड या ज़मीन की खाद जो डालते हैं मिट्टी के लिए, DAP हो गया, पोटास हो गया, कैल्शियम, तो और अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा, तो कुल मिला करके जो इसमें चीज़ एक्स्ट्रा जो दिख रहा है वो खाली मतलब जो कंपोस्ट है, गोबर की कंपोस्ट है, खास करके जो गाय का गोबर है वो बहुत इफेक्टेबल है। अच्छा, भैंस, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो भैंस का गोबर है, खाद बनता है देसी खाद, उससे भी ज़्यादा इफेक्ट जो है गाय का गोबर जो है इफेक्ट करता है, उसी का ये नतीजा है। अच्छा, तो लगभग कितनी लंबाई होगी सर इसकी? जो अमूमन लंबाई होती है वो 3 फुट तक होती है, एवरेज मान के चलिए 2.5 से 3 फुट। लेकिन इसमें जो हमने नापा है, या और लोगों ने भी, कई कंपनियों के लोग आए थे इसमें नाप करके गए हैं, लगभग 4 फुट तक, 4 से 4.25 फुट तक भी घारी मिली है। दोस्तों अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, हमारे ठीक पीछे एक खेत है और खेत में काला नमक धान की खेती की गई है, पूरी तरीके से जैविक है। और आप देख पा रहे होंगे इस खेत में, इस फसल में किसी तरह का कोई रोग नहीं लगा हुआ है। और आपसे हम जानेंगे कि क्या मैनेजमेंट रहा और कौन सी प्रजाति है ये, कैसे इसको आपने डेवलप किया है यहाँ पे, कि मतलब इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं दिख रहे हैं, कोई रोग नहीं दिख रहा है। तो हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को सर थोड़ा सा बताएं। जी, ये जो बीज है धान है, काला नमक है जी, ये IRA द्वारा जो डेवलप है, अभी इसका शायद नामकरण नहीं हुआ है जी, वही सीड हमको मिला था और वही जो है यहाँ पे लगाए हैं। इसमें जो हमारा मैनेजमेंट है, ये हम लगभग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, 3-4 साल से, कि मतलब ऑर्गेनिक पैटर्न पे आया जाए। तो ये टोटल ऑर्गेनिक है जी। इसमें एक भी चीज़ जो है, कोई पेस्टिसाइड, कोई फंगिसाइड, कोई कंटेस्टिसाइड, कोई भी DAP, यूरिया, पोटास, कुछ भी नहीं पड़ा है, कुछ भी नहीं, कोई रासायनिक खाद नहीं, कोई रासायनिक खाद नहीं पड़ा है। और इसमें जो अभी पड़ा है आपका सिर्फ इसमें गाय का गोबर और गाय का मुँह, यही 2 चीज़ इसमें पड़ा हुआ है। इसके सिवा इसमें कुछ हम डालते नहीं हैं। अच्छा, दोस्तों आप देख रहे थे गांव गाथा, और आज हमारे साथ जो है अमित विक्रम त्रिपाठी सर थे, जो फौज से जुड़े रहे हैं, अभी वर्तमान में खेती किसानी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और केले की खेती हमारे पीछे दिख रही है, लंबी खेती है। और इसी तरह के वीडियोस हम आपके साथ लेते आएंगे, शेयर करते रहेंगे। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।